हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था पोल्यूशन टॉपिक को। पोल्यूशन में हमने एयर पोल्यूशन पढ़ लिया। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं जिनके आधार पे ही सीपीसीबी, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है 1974 में। तो उसके अंतर्गत हम लोग कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे सीपीसीबी कैटेगराइज करता है वाटर को। तो सबसे पहले हम लोग वो पैरामीटर्स जो हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला है डिजॉल्व ऑक्सीजन या DO लेवल, इसको बोलते हैं। जैसे कि पानी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, फिशेज रहती हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं। तो ये इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन का, जो कि पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, घुली हुई ऑक्सीजन होती है, जिसके ज़रिए इनका सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। अगर वहीं पे DO लेवल कम हो जाए, DO लेवल घट जाए, तो इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा अगर घुली हुई ऑक्सीजन कम हो जाए। कैसे कम होती है वो हम लोग अभी देखेंगे। अगर कोई पानी को गर्म किया जाता है तो उससे गैसेज बाहर निकल जाती हैं। तो अगर वार्म वाटर है तो उसमें DO लेवल कम होगा, वहीं कोल्ड वाटर है तो कंपेयर टू वार्म वाटर उसमें DO लेवल ज़्यादा होगा। तो ये है DO लेवल, डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन पहुंचती कैसे है पानी में, कैसे डिजॉल्व होती है? तो एक तो एरेशन के द्वारा। एरेशन क्या होता है? जैसे पानी में जो है पानी ऐसे हिलता है तो उसके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप हो करके पानी पे पहुंच जाती है और घुल जाती है। ये है O2 पहुंचती है एरेशन के माध्यम से। कुछ प्लांट्स, पेड़ पौधे, हरे पौधे देखा होगा आपने पानी में, जहाँ तक सनलाइट पेनिट्रेट होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से निकलती है O2 ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व हो जाती है, ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है पानी में, तो जिससे कि DO लेवल बढ़ता है इसका। कुछ डिफ्यूज हो जाती है एयर से पानी में ऑक्सीजन, तो इसके ज़रिए ये कुछ सोर्स हैं, जैसे एरेशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, इनके ज़रिए डिजॉल्व ऑक्सीजन पहुंचती है पानी में। तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए बेहतर क्वालिटी के पानी के लिए। तो हम लोग अगला पढ़ते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या इसको BOD से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि कोई वाटर बॉडीज है, उसमें बहुत कोई ऑर्गेनिक मैटर आ जाए, ऑर्गेनिक मैटर हो, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो रिएक्शन द्वारा इसको ब्रेक डाउन करेंगे। वो रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इनको डिमांड होगी किसी ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की। तो इसी डिमांड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी इनके द्वारा ऑक्सीजन की। तो अगर पोल्यूटेड वाटर है तो उसमें BOD हाई होगा, क्योंकि बहुत अधिक ऑर्गेनिक मैटर, बहुत अधिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और BOD लेवल बढ़ जाएगा। अगर BOD लेवल बढ़ेगा तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी पानी में वही तो इस्तेमाल होगी, तो DO लेवल घटता चला जाएगा। तो एक सिंपल सी क्वेश्चन है, BOD अगर बढ़ेगा तो DO लेवल घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि BOD जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिजॉल्व ऑक्सीजन या DO लेवल के। तो ये है BOD लेवल। जैसे कि इस फिगर में भी दिखाया गया है कि यहाँ पर कुछ जो वाटर, हेल्दी वाटर होता है, उसमें कुछ डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो ये ऑक्सीजन है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये ऑर्गेनिक मैटर है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो उसको डिके करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन का। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, ऑर्गेनिक मैटर भी ख़त्म होने लगते हैं क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो धीरे धीरे कुछ समय बाद उसमें DO लेवल अपने आप कम हो जाएगा। देख रहे हैं, जैसे इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन के थे, इसमें एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बचा है, तो इसमें DO लेवल कम हो गया, BOD लेवल ज़्यादा था क्योंकि इसका जो है ऑक्सीजन डिमांड इनके द्वारा ज़्यादा थी। तो ये होता है BOD लेवल। तो स्वच्छ पानी के लिए BOD लेवल हमेशा लो होना चाहिए। अगला है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये पैरामीटर जो है सीपीसीबी द्वारा
क्लासिफिकेशन में नहीं इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं। जैसे पिछले हमने बीओडी में पढ़ा कि ऑक्सीजन डिमांड किसके द्वारा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। लेकिन अगर केमिकल ऑक्सीडेशन हो तब भी तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें कोई बायोलॉजिकल बायो लाइफ नहीं है। केमिकल के द्वारा अगर ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो उसमें जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी उसको हम लोग सीओडी या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलेंगे। तो ये अंतर है बीओडी और सीओडी में। वो ऑक्सीजन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इस्तेमाल की गई, ये केमिकल ऑक्सीडेशन में लगी हुई ऑक्सीजन है जो सीओडी कहलाती है। अगला पैरामीटर है पीएच लेवल। ड्रिंकिंग वाटर का पीएच लगभग न्यूट्रल होना चाहिए, 7 के अराउंड होना चाहिए। इधर अगर जाएगा तो उसको एसिडिक बोलते हैं, और इधर जाएगा तो बेसिक या क्षारीय बोलते हैं। ये अम्लीय और ये क्षारीय। तो लगभग न्यूट्रल के अराउंड होना चाहिए, 7 होना चाहिए हमारा पीएच। ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई या ई कोलीफॉर्म बैक्टीरिया बोलते हैं, ये हमारे गट में पाए जाते हैं, जो हमारे डाइजेशन को ठीक रखते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन में हेल्प होती है। लेकिन अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो हमारे लिए डायरिया का कारण बन जाते हैं। ये आता है कंटामिनेटेड फूड खाने से या फॉल्ड ड्रिंकिंग वाटर, जिसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया ज़्यादा हो, तो उनकी वजह से हमें डायरिया की शिकायत हो सकती है। तो इसको मेजर करते हैं हम लोग, मोस्ट प्रोबेबल नंबर MPN में मेजर किया जाता है। अब देखते हैं कि CPCB ने जो कैटेगराइज किया है, ये CPCB का कैटेगराइजेशन है डिफरेंट टाइप के वाटर के लिए। इनको अलग अलग क्लास में रखते हैं, जैसे क्लास A वाटर, क्लास B, क्लास C, ऐसे ही रखते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर सबसे पहली कैटेगरी है, क्लास A वाटर इसको बोलते हैं। ये सिंपली पीने लायक होता है बिना किसी ट्रीटमेंट के, सिर्फ क्लोरीनेशन, क्लोरीन की गोली एक डालो और पी जाओ। तो इसमें जो है ई कोलाई या कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है 50 या उससे कम होने चाहिए। कितने पानी में? ऐसे तो बहुत बड़ा पानी के सैंपल है, कितने? तो एक सैंपल साइज है 100 ml। 100 ml में अगर 50 से कम है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया तो पानी पीने लायक होगा बिना किसी फिल्ट्रेशन के। और भी उसके साथ में पैरामीटर हैं, जैसे कि पीएच लगभग न्यूट्रल होना चाहिए, 7 के ही अगल बगल होना चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन DO लेवल जो हमने पीछे पढ़ा वो 6 mg पर लीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा की बात हो रही, देख रहे जैसा कि पीछे बताया था कि जितना अधिक DO लेवल होगा उतना ही बेहतर है पानी। वहीं BOD जितना कम हो उतना ही अच्छा है। तो मिनिमम लिमिट 2 mg पर लीटर है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए, तब वो पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के पीने लायक होगा। दूसरा है आउटडोर बेथिंग, बाहर नहाने जा रहे हैं तालाब में, नदी में, तो कैसा पानी होना चाहिए? उसको क्लास B वाटर बोलते हैं। उसमें MPN जो है 500 या उससे कम होना चाहिए। 500 इससे ज़्यादा, 500 देख रहे 50 से सीधे 500। तो सिंपली आप नहाने जा रहे हैं, बस ऐसा ना करें कि डुबकी लगाएं, मुंह खोलें, पानी पी जाएं, तो उसकी वजह से आपको डायरिया हो सकती है। पीएच लेवल 7 के ही अराउंड होना चाहिए लगभग। DO लेवल 5 mg और उससे ज़्यादा, mg पर लीटर उससे ज़्यादा। BOD लेवल 3 mg या उससे कम होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर विद कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन के बाद पीने लायक अगर पानी तो 5000 या उससे कम ई कोलाई, पीएच न्यूट्रल के अराउंड ही होना चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन 4 mg पर लीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। BOD लेवल 3 mg या पर लीटर उससे कम होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ फिशरीज, पशु जानवरों के लिए और जो है मछली पालन के लिए, इसको क्लास D वाटर बोलते हैं। इसका पीएच भी लगभग न्यूट्रल ही होना चाहिए, न्यूटन के अगल बगल। और DO लेवल 4 mg पर लीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। 4 mg पर लीटर से कम गया अगर DO लेवल, तो फिशेज का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, फिशेज मरना स्टार्ट हो जाती हैं। तो DO लेवल फिशेज के लिए लगभग 4 mg पर लीटर या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। अमोनिया फ्री अमोनिया कितनी होनी चाहिए, एक ये पैरामीटर भी है। ऐसे इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल कूलिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है पानी, उसको बोलते हैं क्लास E वाटर। तो इसमें BOD COD से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो पीएच की और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट का पैरामीटर है, वो अलग पैरामीटर है। अगला पोल्यूटेंट होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक पानी में जो उसका लेवल होना चाहिए 1 ppb पार्ट्स पर बिलियन होना चाहिए, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का
आंकड़ा है, लेकिन हम इंडिया में इसको 10 ppb पार्ट्स पर बिलियन मानते हैं। आर्सेनिक की अधिकता से हमें ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है, कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ब्लैक फुट डिजीज में कुछ ऐसा पैर हो जाता है पानी में भीगने की वजह से, अगर पानी आर्सेनिक से अफेक्टेड है। हमारे यहाँ पे जो आर्सेनिक अफेक्टेड बेल्ट है, कहाँ पे आर्सेनिक का पोल्यूशन ज़्यादा पाया जाता है, तो गंगा के मैदानों में अगर हम जाएँ तो ईस्ट यूपी का कुछ पार्ट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट, उड़ीसा का कुछ पार्ट है, और इधर ब्रह्मपुत्रा, असम जो है, ब्रह्मपुत्रा वैली है, इसमें भी आर्सेनिक पोल्यूशन पाया जाता है। अब पूरा बांग्लादेश अफेक्टेड है आर्सेनिक पोल्यूटेंट से। आर्सेनिक का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को कैंसर की समस्याएं, या जो है पीछे हमने पढ़ा ब्लैक फुट डिजीज होती है, तो यहाँ पे के लोगों को बहुत ज़्यादा ये समस्याओं को देखना पड़ता है। अगला पोल्यूटेंट है फ्लोराइड। फ्लोराइड जो है पानी में या ग्राउंड वाटर में कैसे पहुँचता है? फ्लोराइड की राक्स हैं, मिनरल्स हैं, जो उनकी वेदरिंग और लीचिंग के जरिए ये बह करके पहुँच जाता है ग्राउंड वाटर में या फिर वाटर बॉडीज में। तो इसके पोल्यूटेंट की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है फ्लोरोसिस। ये दो तरह की होती है, एक तो डेंटल फ्लोरोसिस होती है और एक स्केलेटल फ्लोरोसिस होती है। मतलब दांतों में भी समस्याएं होती हैं और हड्डियों में भी समस्याएं हो जाती हैं इसके फ्लोराइड अफेक्टेड पानी के पीने की वजह से। फ्लोराइड जो डेंटल फ्लोरोसिस होता है, ये डेंटल फ्लोरोसिस, जिसमें इनेमल जो होता है दांतों के ऊपर की जो परत होती है सफ़ेद सफ़ेद, बहुत हार्ड होती है, उसका पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है फ्लोराइड की वजह से। और एक स्टेज ऐसी आती है जब इसका डिके होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे गुटखा खाए हुए दांत हों। तो सीवियर केसेज में इसका डिके होना स्टार्ट हो जाता है फ्लोराइड पोल्यूशन की वजह से। कुछ मात्रा में फ्लोराइड जो है हमारा बेनिफिट भी, हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं इसके, जैसे कि रीमिनरलाइज करता है टूथ एनिमल्स को, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, फर्दर डिके को रोकता है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होने पे टूथ का डिके भी होना स्टार्ट हो जाता है, इनेमल ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ टूथपेस्ट आते हैं जो विद फ्लोराइड भी लिखा होता है। अगर आपके दांत पीले पड़ना स्टार्ट हो गए हैं या डिके होना स्टार्ट हो गए, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो टूथपेस्ट रिकमेंड करता है जो विद फ्लोराइड होता है। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में फ्लोराइड बेनिफिशियल भी होता है, लेकिन ज़्यादा होने पर वही नुकसान करना स्टार्ट कर देता है। स्केलेटल फ्लोरोसिस क्या होता है? जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो करके टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जैसे हाथ की हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है या पैरों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। तो इसकी वजह से हम्प बैक को ऊपर निकलना, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाना, तो ये समस्याएं आती हैं स्केलेटल फ्लोरोसिस की वजह से। अगला एक सिंड्रोम है नॉक नी सिंड्रोम। ये भी फ्लोराइड पोल्यूशन की वजह से ही होता है। इसमें क्या होता है कि जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, स्केलेटल फ्लोरोसिस में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो अगर फ्लोराइड पोल्यूशन है और किसी की हड्डियां टेढ़ी हो गई, कुछ इस तरह की हो गई, तो इसमें क्या होगा कि जब वो सीधा खड़ा होगा तो उसकी घुटने तो जो है, नी जो हैं वो पहले टच कर जाएंगे और इनके बीच एक गैप बना रहेगा, एंकल्स के बीच में, एड़ियों के बीच में एक गैप रहेगा जो टच नहीं हो पाएंगे। ये पहले नॉक कर जाएंगे, नॉक मतलब हिट कर जाएंगे एक दूसरे को। तो नॉक करना, एक नी पहले ही नॉक, इसीलिए इसको नॉक नी सिंड्रोम बोला जाता है, नॉक नी सिंड्रोम। और इसके बीच की दूरी बड़ी रहती है, घुटने पहले टच कर गए और एंकल्स के बीच में दूरी बनी हो गई, ये नॉक कर गए आपस में तो घुटने, इसीलिए इसको नॉक नी सिंड्रोम कहा जाता है। फ्लोराइड से अफेक्टेड बेल्ट जो है लगभग 143 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे यहाँ पे जो अफेक्टेड हैं फ्लोराइड से। जैसे कि मैप में देख पा रहे होंगे, राजस्थान काफ़ी बड़ा पोल्यूटेंट केस देखे जाते हैं इससे अफेक्टेड, फ्लोराइड से अफेक्टेड। पटियाला पंजाब में भी बहुत ज़्यादा केसेज आते हैं। ऐसे ही इधर यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, केरल में भी कुछ केस हैं, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। पंजाब और उड़ीसा इसमें नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ भी लगभग 143, गुजरात में भी कुछ केसेज पाए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित है फ्लोराइड से हमारे यहाँ पे। अगला है मरकरी।
मरकरी जो है हमारे वोल्केनो से निकल के, इंडस्ट्रीज से निकल के और माइन से निकल के मिथाइल मरकरी की फॉर्म में पानी में घुल जाता है, जिसको छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पानी में खाते पीते हैं, उसको मछलियाँ खाती हैं और उसको फिर बड़ी मछलियाँ खाती हैं, जिसके ज़रिए फिर इनको आदमी खा जाता है। तो जो मरकरी थी वो धीरे धीरे फूड चेन का हिस्सा बन जाती है हमारे यहाँ पे। तो मरकरी की वजह से, मरकरी पोल्यूटेंट की वजह से मिनेमाता डिजीज़ होती है हमारे यहाँ पे। मिनेमाता डिजीज़ एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो सबसे पहले देखा गया था जापान का एक सिटी है मिनेमाता 1956 में, तो वहीं से इसका नाम पड़ गया मिनेमाता डिजीज़। अगर पानी में मरकरी की मात्रा ज़्यादा है और उसमें मछलियाँ रहती हैं तो उनको ड्रॉपसी डिजीज़ हो जाती है। हालांकि और भी रीजन होते हैं ड्रॉपसी होने के, उसमें से मरकरी भी एक है। ब्लोटिंग हो जाती है इसमें मछलियों को और मछलियाँ मरना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मिनेमाता डिजीज़ में सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, एक तो अनकंट्रोलेबल ट्रिमर, झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी में झटके की बीमारी हो जाती है। मोटर कंट्रोल, जैसे हाथ पाँव का मूवमेंट खो देता है आदमी, सुनने देखने की क्षमता खो देता है, पैरालिसिस हो जाता है बॉडी में, मसल कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, नंबनेस आ जाती है बॉडी में, हाथ पाँव में छूने पे फील नहीं होता कुछ, बोलने में भी दिक्कत आने लगती है, स्पीच इम्पेयरमेंट हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम मिनेमाता डिजीज़ इसलिए पड़ा क्योंकि जापान के शहर मिनेमाता में देखी गई थी। अब मरकरी की वजह से होती है, तो मरकरी जो है इसीलिए कन्वेंशन, मिनेमाता कन्वेंशन चलता है हमारे यहाँ पे। 2013 का कन्वेंशन है ये, मिनेमाता के, जापान के शहर मिनेमाता में हुआ था। हालांकि ये यूएन की एक ट्रीटी है, बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। तो मिनेमाता कन्वेंशन में, इस ट्रीटी में एंथ्रोपोजेनिक इमिशन जो है, जो मानव द्वारा उत्सर्जित है, पीछे हमने पढ़ा था जैसे वॉल्केनो है या फिर माइंस है, तो इनके द्वारा तो वो नेचुरल कॉज हो गया, और ये एंथ्रोपोजेनिक कौन से होते हैं अभी हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में। उनको ख़त्म करने की बात करता है मिनेमाता कन्वेंशन, जिससे कि मिनेमाता डिजीज़ को ख़त्म किया जा सके। तो वो एंथ्रोपोजेनिक इमिशन कौन कौन से सोर्स होते हैं हमारे यहाँ पे। पहले थर्मामीटर यूज होता था जिसमें पारा भरा रहता है, HG। ऐसे ही BP मशीन इस्तेमाल होती थी जिसमें प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसमें मरकरी होता था। मरकरी लैंप होती थी लाइट के लिए। तो इनको सबको रिप्लेस किया जा रहा है। अब डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं, डिजिटल BP मशीन आ गई हैं और इनको रिप्लेस किया जा रहा है LED से, CFL से। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे स्कीम भी चलती हैं, उजाला LED के लिए चलती है, बचत लैंप योजना चलती थी CFL के लिए। तो ये सब उसी मिनेमाता कन्वेंशन के कंप्लीट करने के लिए, फेज आउट करने के लिए मरकरी को चल रही है स्कीम। अगला पोल्यूटेंट है कैडमियम। कैडमियम की वजह से हो जाती है इताई डिजीज। इताई डिजीज में क्या होता है कि बहुत सीवियर पेन होता है बोन्स में। ये भी जापान का ही एक शहर था इताई, वहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ही इसका नाम इताई है। इसमें हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और किडनी की फंक्शनिंग जो है इफ़ेक्ट होती है। हमने पीछे बहुत सारे पोल्यूटेंट पढ़ लिए, अब कुछ फिल्ट्रेशन के मेथड भी देख लेते हैं वाटर के फिल्ट्रेशन के। तो पहला है रिवर्स ऑस्मोसिस, सभी इससे परिचित हैं लगभग। RO वाटर हर जगह सुनने को मिलता है। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? एक, जैसे कि ये सिंपल सा फिगर में समझाया गया है, एक पाइप है बीच में लगी है, इसको बोलते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ये कुछ चीज़ों को जाने देती है, कुछ को रोक लेती है इधर ही, तो इसीलिए इसको सेमी परमेएबल, कुछ चीज़ों को जाने देती है। तो इसमें देख रहे हो एक साइड भरा है प्योर वाटर, जिसको सॉल्वेंट बोल रहे हैं, और इधर है कंटामिनेटेड वाटर या जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वाटर में, वो भरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो हाई होगा, इसका कंसंट्रेशन लो होगा। अब सिंपली अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जो हाई कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन की तरफ से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों साइड का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। लेकिन हम कराएंगे इसका उल्टा, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, हम लोग इधर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इधर कंटामिनेटेड वाटर था, जो हाई कंसंट्रेटेड वाटर था, वो चला जाएगा लो कंसंट्रेटेड वाटर की तरफ जो प्योर वाटर है, और इसमें बच जाएगा जी पीछे पोल्यूटेंट जो कंटामिनेंट थे वो इधर ही बच जाएंगे, क्योंकि बीच में लगी है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, वो सब चीज़ों को जाने नहीं देती है।
तो ये उल्टा है इस प्रोसेस का, इसीलिए इसको रिवर्स ऑस्मोसिस या RO कहते हैं सिंपली। तो इसमें एक समस्या जो आती है कि पूरा तो जा नहीं पाएगा, जब बहुत हाई कंसनट्रेटेड हो जाएगा तो ये पानी उतना बेकार हो जाता है। तो इस रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में फिल्ट्रेशन के टाइम बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद भी होता है। जैसे कि देखा होगा आपने RO सिस्टम, ऑटो फिल्ट्रेशन में एक नली पड़ी रहती है जिससे पानी गिरता रहता है, पाइप से गिरता रहता है, वो बेकार होता रहता है। तो ये समस्या है RO की। दूसरा है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है कि हमारे जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है अगर, तो हार्ड वाटर में हमें CaCl2 या MgSO4 जो है पाए जाते हैं हार्ड वाटर में। अगर हम इनके आयन को रिप्लेस कर दें, जैसे Ca++ है या Mg, इनको हम रिप्लेस कर दें सोडियम से, तो CaCl2 NaCl बन जाएगा, MgSO4 Na2SO4 बन जाएगा। तो जो हार्ड वाटर था उसको हमने सिंपली कन्वर्ट कर लिया सॉफ्ट वाटर में। किया कैसे? जो आयंस थे उनको हमने रिप्लेस कर दिया, बस इसीलिए इसको आयन एक्सचेंज मेथड कहा जाता है। ये भी एक मेथड है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने का। अगला है UV प्यूरिफिकेशन। अल्ट्रावायलेट लाइट जब पड़ती है किसी बैक्टीरिया पे, वायरस पे या पैरासाइट्स पे, तो उनका जो DNA है वो डैमेज हो जाता है, उनकी प्रोटीन DNA की इनएक्टिव हो जाती है, वो फंक्शन नहीं कर पाती है, जिससे वो फर्दर इन्फेक्ट नहीं कर पाएगी किसी भी चीज़ को। तो एक बहुत अच्छा मेथड है डिसइंफेक्ट करने को किसी वाटर को, उसके बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट को किल करने का। लेकिन इसकी समस्या होती है कि इसमें फिजिकल इम्प्योरिटी तो आप रिमूव नहीं कर सकते, तो फिजिकल इम्प्योरिटी उसी में रहती है। हालांकि ये बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट किल हो जाते हैं UV फिल्ट्रेशन। इसीलिए बहुत सारे अब वो आने लगे हैं RO सिस्टम जिसमें UV लाइट भी लगी रहती है। अगला है यूट्रोफिकेशन या सुपोषण। सुपोषण जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पोषण का अधिक हो जाना। अगर कोई वाटर बॉडीज में ज़्यादा पोषण आ जाए, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाएं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो इनके आने की वजह से, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट आने की वजह से इसमें एल्गी ब्लूम होना, एल्गी का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे पूरी की पूरी लेयर पानी की कवर हो जाती है इसी एल्गी से ही। तो इसीलिए इसको हार्मफुल, अभी जब बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगी तो हार्मफुल होगी बहुत चीज़ों के लिए। अभी देखेंगे किस किस चीज़ के लिए हार्मफुल होगी। एल्गल ब्लूम, एल्गी न्यूट्रिशन बढ़ने की वजह से ब्लूम हो गई, बढ़ गई, वो है हार्मफुल। तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम ये होता है सुपोषण, सुपोषीकरण या यूट्रोफिकेशन का नाम दिया जाता है इसको। बढ़ता कैसे है? अगर हम खेतों में यूरिया NPK डालते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जब बारिश होती है तो पानी बह करके वाटर बॉडीज में जाता है, रिवर्स में जाता है। शहरों से निकलने वाला पानी जिसमें कई तरह के मिनरल्स होते हैं वो जा करके पहुंचता है वाटर बॉडीज में। इंडस्ट्रीज से निकलने वाला, फिल्ट्रेशन प्लांट से निकलने वाला पानी वो भी जा करके पहुंचता है। तो यहाँ पे कई तरह से न्यूट्रिशन बढ़ता है। न्यूट्रिशन बढ़ने की वजह से एल्गी बढ़ती है, एल्गी बढ़ जाती है, देख पा रहे हैं जैसे टॉक्सिक एल्गी, एल्गल ब्लूम। इसकी वजह से जो है कई तरह की समस्याएं आती हैं। जब एक ऐसा कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है, जब एल्गी ब्लूम होती है, तो इसकी वजह से कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। कौन कौन सी समस्या आ जाती हैं? पहली तो यही है कि एक थिक लेयर बन गई है पानी के ऊपर एल्गी की। तो जो ऊपर से सनलाइट आ रही थी, नीचे तक जा रही थी, नीचे कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स थे, कुछ पेड़ पौधे थे जो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, उन तक सनलाइट पहुंच नहीं पाएगी और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा, अगर ये ऑर्गेनिक मैटर है तो इसको डिके करने के लिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, वो डिमांड करेंगे ऑक्सीजन की, मतलब इसका DO लेवल भी घटेगा, BOD लेवल बढ़ेगा। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जब कम होगी और 4 mg/लीटर से नीचे चली गई, तो जो मछलियाँ होंगी या और मछलियों पे डिपेंड होने वाले और जीव जंतु होंगे उसके अंदर, वो भी डाई आउट होना, वो भी मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ समस्याएं हैं एल्गी के ब्लूम होने की वजह से जो होती हैं इसमें। और ये सिर्फ ग्रीन हो ये ज़रूरी नहीं है, रेड भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, जैसा कि ये देख पा रहे हैं रेड कलर की है। तो इस वजह से इसको नाम दे दिया जाता है रेड टाइड का भी।
रेड टाइड मतलब किसी टाइड से रिलेटेड नहीं है, ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम ही है या यूट्रोफिकेशन ही है रेड टाइड। इसकी वजह से जैसे कि हमने पीछे पढ़ा भी कि सनलाइट पेनिट्रेशन घटेगा, बीओडी इंक्रीज होगा, डीओ डिक्रीज होगा और ऑक्सीजन की कमी होगी, मछलियाँ मरना स्टार्ट हो जाएंगी। अगला टॉपिक है ओशियन एसिडिफिकेशन। जो मानव द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड होती है, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, एग्रीकल्चर से हो या फिर गाड़ियों से हो, व्हीकल से, तो वो कहाँ जाती है? 30% लैंड कवर द्वारा इस्तेमाल कर ली जाती है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं CO2 का। जो बचती है उसमें से कुछ हिस्सा 40% इन्वायरमेंट में चला जाता है और लगभग 30% 1/3 के करीब समुद्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसका क्या इम्पैक्ट होता है समुद्र द्वारा CO2 का अवशोषण का? सबसे पहले तो समुद्र का जो pH होता है वो थोड़ा सा बेसिक होता है, लगभग 8.2 की रेंज में होता है। अब जब CO2 मिक्सिंग होती है, CO2 + H2O, इससे H+ आयन बनते हैं और HCO3 माइनस H2CO3। तो H+ आयन, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा मतलब pH घटा, pH घटने का मतलब एसिडिक पानी हो गया। तो यही होता है ओशियन का एसिडिफिकेशन CO2 के डिजॉल्व होने से। इसी क्योंकि CO2 जो पानी जो है एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से समस्याएं क्या आती हैं? जो भी कोरल्स होते हैं एसिडिक वाटर में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो डाई आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस पर डिपेंड होने वाले कई तरह से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं मरना। कुछ इसमें बहुत सारी फिशेज होती हैं या प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उन पर रहने वाले लार्वा जीव जंतु होते हैं, वो डाई आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुल मिला के प्रोडक्टिविटी जो है वो घटना स्टार्ट हो जाती है। तो ये समस्या आती है ओशियन एसिडिफिकेशन के लिए, वो पानी के एसिडिक होने की वजह से। इस क्लास की PPT को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक को फॉलो कर सकते हैं सिविल नेविगेटर नाम से। टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर सकते हैं, ये चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।